बंगाल के सेकेंड रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी का परित्याग किया, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अंग्रेजों के कहने पर। वास्तव में मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था और वह तत्कालीन समय में सेनापति भी था। मीर कासिम के योग्यता के मद्देनजर यह कहा जाता है कि अली वर्दी खान के पश्चात मीर कासिम सर्वाधिक योग्य नवाब के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल रहा। अंग्रेजों से उसके जो एग्रीमेंट हुए थे, उस एग्रीमेंट को उसने नवाब बनने के उपरांत बड़ी तत्परता के साथ पूरा करना शुरू किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, उसने अंग्रेजों से यह कहा था कि 3 जागीर वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव वह अंग्रेजों को सौंपेगा। उसने सौंपा भी। इस तरह अंग्रेजों के पास अब बंगाल में 24 परगना को मिलाकर कुल 4 जागीर हो गए थे। 24 परगना का क्षेत्र मीर जाफर से उन्हें मिला था। वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव उन्हें मीर कासिम से मिला। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों को उसने बड़ी संख्या में उपहार बांटे। अंग्रेजों से उसने वायदा किया था कि 5 लाख रुपया वह दक्षिण में कर्नाटक युद्ध के लिए देगा, उसको भी उसने दिया। उसने यह भी कहा कि मीर जाफर का जो कर्ज बचा हुआ है उसको भी वह चुकाएगा। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मीर जाफर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे राज्य में आय के सोर्स नहीं है, हम इतना धन कहां से देंगे। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर की अपेक्षा एक योग्य व्यक्ति था और अगर नवाब में योग्यता होगी तो वह धन प्राप्त कर सकता है या उसके लिए प्रयास कर सकता है। मीर कासिम ने भी ऐसा किया और उस समय जो करप्शन से, बेईमानी से अधिकारियों के पास या अन्य लोगों के पास धन संचित था, उन्हें इस बात के लिए मीर कासिम ने बाध्य किया कि वे अपने धन सरकारी खजाने में यानी नवाब के खजाने में जमा करें। उसने एक नया टैक्स अवाब लगाया ताकि आय के सोर्स बढ़ सके और जो वायदा या जो एग्रीमेंट उसका अंग्रेजों के साथ हुआ था उसने उसको पूरा चुकता कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी प्रभाव से बाहर निकलने के उद्देश्य से उसने यह निश्चय किया कि बंगाल की राजधानी को चेंज किया जाए, परिवर्तित किया जाए और उसने यह निश्चय किया कि अब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद नहीं रहेगी बल्कि अब बंगाल की राजधानी मुंगेर रहेगी। मुंगेर को उसने एक राजधानी टाउन के रूप में तत्कालीन समय में डेवलप किया। गोला बारूद बनाने के कारखाने और सैनिकों को यूरोपियन तर्ज पे उसने नियमित प्रशिक्षित करने का काम भी किया और इस कार्य के लिए एक आर्मीनियन अधिकारी गुरगीन खान और एक मुस्लिम मोहम्मद ताको खान को उसने नियुक्त किया ताकि अंग्रेजों से अगर भविष्य में मुकाबला हो तो एक प्रशिक्षित सेना भी हमारे पास रहे। हम तत्कालीन समय के भारत में देखते हैं कि अंग्रेजों की संख्या या यूरोपियन सेना की संख्या कम होने के बावजूद भी वे उस समय के राज्यों के या भारतीयों के सेना पर भारी पड़ते थे। कारण क्या था? कारण यह था कि उनकी संख्या भले ही कम थी लेकिन वे ट्रेंड होते थे, साजो सामान उनके पास होते थे, युद्ध कौशल होता था और यही वजह है कि वे युद्ध में विजयी रहते थे। मीर कासिम ने सेना को प्रशिक्षित किया, राज्य के व्यय को उसने कम किया और बड़ी कुशलता से उसने शासन किया। लेकिन मीर कासिम की योग्यता ही अंग्रेजों के आंखों में खटकने लगी और उसकी योग्यता ही कालांतर में उसके पतन का कारण बनी। मीर कासिम किसी भी परिस्थिति में
कठपुतली के रूप में शासन करना स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने राजधानी परिवर्तित किया था ताकि अंग्रेजों के नियंत्रण से वह मुक्त रह सके। बंगाल में अंग्रेज उसे कठपुतली शासक के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम कठपुतली शासक बनने को तैयार नहीं था। इसके अतिरिक्त 1760 में मुगल बादशाह आलमगीर के निधन के पश्चात जो शाहजादा था, बिहार में ही था, उसने अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसने अंग्रेजों से यह अपेक्षा की कि वह उन्हें मुगल बादशाह के रूप में स्वीकारें। अंग्रेजों ने मीर कासिम से भी कहा कि शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह के रूप में वह स्वीकारे, लेकिन मीर कासिम यहाँ पर इस पक्ष में नहीं था, क्योंकि अगर मीर कासिम शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह के रूप में स्वीकार करता तो उसे इस बात का भय था कि अंग्रेज बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी शाह आलम द्वितीय से कहीं प्राप्त न कर लें। इससे उसका दावा कमजोर होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच एक मनमुटाव की स्थिति निर्मित हो गई। मीर कासिम ने बाद में शाह आलम द्वितीय की अधीनता स्वीकारी, लेकिन तब जब वह बंगाल की परिसीमा से बाहर चला गया। इसके अलावा राम नारायण के भी एक मामले का उल्लेख मिलता है। राम नारायण एक नायब दीवान था नवाब का। नवाब उसे किसी बात को लेकर दंडित करना चाहता था, लेकिन राम नारायण अंग्रेजों की शरण में चला गया। जो भी नवाब का विरोधी होता अंग्रेजों के शरण में चला जाता और अंग्रेज उसे पनाह देते थे। इस बात को लेकर और जिस तरह से फ्री पास का दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे, उसको देखकर उसने टैक्स को नॉमिनल कर दिया, 1% कर दिया, लेकिन इससे कलकत्ता काउंसिल ने आपत्ति दर्ज कराई। मीर कासिम में चाहता था कि जो स्थानीय व्यापारी हैं वे अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, स्थानीय व्यापारी को नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने टैक्स 1% कर दिया। और बाद में चलकर 1762 में उसने इस टैक्स को ही समाप्त कर दिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच दूरियां निरंतर बढ़ने लगी और जो छिटपुट संघर्ष मीर कासिम और अंग्रेजों की सेना के बीच हुए, उनमें मीर कासिम की 3 स्थानों पर पराजय हुई। पटना में गवर्नर एलिस थे, उनसे उनका मुकाबला हुआ और इस समय कुछ अंग्रेज और भारतीय कैदियों की उसने हत्या की, जो कि पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात वह अवध के क्षेत्र में चला गया और यह कहा जाता है कि अब युद्ध इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण होना अवश्यंभावी हो गया था। अवध के क्षेत्र में नवाब थे सुजाउद्दौला। उसने सुजाउद्दौला से कहा कि मुझे अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए आपकी सेना चाहिए और आपको मैं 11 लाख रुपया मासिक इसका भुगतान करूंगा। सुजाउद्दौला तैयार हो गया। एक सुयोग यह था कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी इस समय अवध में थे और उन्होंने भी ये इच्छा व्यक्त की कि वह भी इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें लगा कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। इस तरह एक अलायंस हुआ और इस अलायंस में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का एक अलायंस हुआ, एक संयुक्त सेना बनी। एक बड़ी संख्या थी। कहा जाता है कि 40,000 सैनिक अवध की ओर से थे, 60,000 सैनिक मुगल बादशाह की ओर से थे, कुछ सैनिक मीर कासिम के भी थे, यानी 1 लाख से अधिक की सेना मीर कासिम या इस संयुक्त सेना थी। और इसके मुकाबले में जो अंग्रेजों की सेना बक्सर में थी वो मात्र 8,000 थी।
बक्सर में 22 अक्टूबर सन 1764 को इन दोनों सेनाओं के बीच मुकाबला हुआ और बाह्य दृष्टिकोण से तो ऐसा लग रहा था कि नवाबों की सेना बड़ी सेना है, लेकिन जो युद्ध के परिणाम आए वे चौंकाने वाले आए। 8000 सैनिकों ने 1 लाख से अधिक की सेना को परास्त कर दिया। हम प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने युद्ध को फिक्स किया, स्कर्मिश किया और युद्ध को जीत लिया, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया जब उन्होंने भारत की 3 शक्तियों को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया। मीर कासिम की पराजय हुई, वह युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और बाद में उसके बारे में हमें ज्ञात होता है कि 1777 में वो दिल्ली के पास बदहाल अवस्था में मृत पाया गया था, यानी काफी दिन उसने बदहाली में बिताए थे। दूसरी ओर अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिए। क्लाइव पुनः भारत आया और 1765 में उसने एक संधि की जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। उसने अवध के नवाब के साथ अलग शर्तें रखी, मुगल बादशाह के साथ अलग शर्तें रखी और इस तरह बंगाल में अंग्रेज मजबूती के साथ स्थापित हो गए। इस तरह बंगाल में ये तीसरी क्रांति हुई और इस क्रांति के पश्चात मीर जाफर को पुनः अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने जुलाई 1763 से लेकर 5 फरवरी 1765 तक अपने नवाब की दूसरी पारी में राज्य किया, भले ही कठपुतली के रूप में राज्य किया हो, और 1765 की 5 फरवरी को वह अपनी मौत मर गया। मीर जाफर की संतान जो नाबालिग था नजमुद्दौला, उसको अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया और शासन सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली। थैंक यू वेरी मच।